ओके सी, सो लास्ट स्टेप पे थे ना हम, इसमें एक्सपोर्ट फैक्टर जितनी भी उनकी एडवांस पेमेंट उन्होंने कर चुकी है एक्सपोर्टर को, वो काट कर सेटल कर कर फीस अपनी निकाल के बाकी का बैलेंस पेमेंट एक्सपोर्टर को दे दिया जाता है। ठीक है, दिस वाज द लास्ट स्टेप दैट आई वाज डिस्कसिंग। उसके बाद ये प्रोसेस का एक वो पिक्चर दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। देखो, फर्स्ट स्टेप, इंपोर्टर प्लेसिंग द ऑर्डर विद द एक्सपोर्टर। सेकंड स्टेप, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट फैक्टर से अप्रूवल लेता है, नंबर्स भी लिखे हुए देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जैसे ही आपने अप्रूवल ले लिया एक्सपोर्ट फैक्टर से, अब आप गुड्स को डिलीवर करेंगे। स्टेप नंबर 3 दिख रहा है आपको? एक्सपोर्टर मतलब मैं गुड्स को डिलीवर करूंगी, इंपोर्टर मतलब आप, ये आप हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखिए कहाँ है, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ स्टेप पे सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मतलब एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट फैक्टर को देगा। ये देखिए एक्सपोर्ट फैक्टर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर तक भी पहुंचाता है, ये देखो ना एरो जा रहे हैं, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट फैक्टर तक भी पहुंच जाएगा। एक्सपोर्ट फैक्टर सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट फैक्टर को भी पहुंचाएगा और इंपोर्टर के पास भी। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स का। सिक्स्थ और फिफ्थ स्टेप में ना प्री पेमेंट भी डिसाइड हो जाती है कि कितना प्री पेमेंट मतलब कितना एक्सपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्टर को पे करता है, एडवांस जिसे कहते हैं। ठीक है, प्री पेमेंट जिसे कहते हैं। अब सिक्स्थ स्टेप देखिए, पेमेंट मतलब इंपोर्टर अब इंपोर्ट फैक्टर को पेमेंट करेगा। इंपोर्ट फैक्टर सेवेंथ में किसको पेमेंट करेगा? सेवेंथ स्टेप में एक्सपोर्ट फैक्टर को। अब एट्थ स्टेप में एक्सपोर्ट फैक्टर पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। आया समझ में? देखो एक्सपोर्टर को कैसे पहुंचती है पेमेंट। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये चार्ट में से तो और क्लियर हो जाता है कि स्टेप वाइज कैसे हमको आंसर को लिखने का। ये इसको कहते हैं इंटरनेशनल फैक्टरिंग प्रोसेस। अभी टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग प्रोसेस, हम आज फैक्टरिंग पूरा करते हैं। 35 स्लाइड्स तक फैक्टरिंग है हमारा, वो पूरा कर लेते हैं। 15-20 मिनट्स में हमारा फैक्टरिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे फॉरफीटिंग। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग। इंटरनेशनल फैक्टरिंग के भी टाइप्स होते हैं। टू फैक्टर सिस्टम, जिसको अभी हमने पढ़ा ना, इंपोर्ट फैक्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर, उसे कहते हैं टू फैक्टर सिस्टम। वो मैंने पहले भी बताया आपको क्रॉस बॉर्डर के टाइम पे। सिंगल फैक्टरिंग सिस्टम, जिसमें दोनों के लिए एक ही होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग। मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट में कौन होता है? सिर्फ एक्सपोर्ट का फैक्टर होता है, इंपोर्ट का नहीं होता है। और डायरेक्ट इंपोर्ट में इंपोर्टर का फैक्टर होता है, एक्सपोर्टर का नहीं होता है। और सिंगल फैक्टरिंग में दोनों के लिए एक ही होता है, और टू फैक्टरिंग में दोनों का अलग अलग होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। टू फैक्टर में देखिए, अंडर दिस सिस्टम the transaction involved the transaction involves 4 different parties: exporter, importer, import factor in the importer's country, and export factor in the exporter's country. This is most commonly used factoring service, two factor system जिसे कहते हैं। अच्छा, अब आ जाओ सिंगल। पहले ही मैं हिंट दे चुकी हूँ, पर टेक्निकल वर्ड्स देखिए क्या लिखे हुए हैं। अंडर दिस सिस्टम the factoring companies in the exporting and importing countries sign a special agreement. Factoring companies in the exporting and importing countries sign a special agreement. The agreement stipulates that only one factoring agency would perform all the functions. कोई भी एक factoring एजेंसी होगी, दोनों में से किसी की एक, जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। सारे एक ही होगी, मतलब कॉमन, दोनों के लिए एक ही। मैंने वही पहले भी आपको क्लियर कर दिया शॉर्ट में। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए दोनों कॉमन एक ही एजेंसी होगी, जो फैक्टरिंग सर्विसेज दोनों को एक साथ देगी। अब देखो इसमें ना एक चेन कम हो जाती है, मतलब 2 फैक्टर की बजाय एक ही फैक्टर होता है, तो स्टेप्स भी कम हो जाते हैं। टाइम सेविंग होता है ये सिंगल फैक्टरिंग में। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग क्या होता है, मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट का फैक्टर होता है इसमें। देखो लिखा हुआ है, अंडर दिस सिस्टम ओनली एक्सपोर्ट फैक्टर इज इन्वॉल्व।
द एक्सपोर्ट फैक्टर takes care of all the functions. The export factor takes care of all the functions. मतलब import factor की ड्यूटीज भी एक्सपोर्ट फैक्टर ही निभाएगा. Such a system helps in lowering the cost. Of course, दो फैक्टर नहीं है तो कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी ना. चलो, इम्पोर्ट फैक्टर में क्या होता है? डायरेक्ट इम्पोर्ट फैक्टरिंग में अंडर दिस द सेलर ट्रांजैक्ट्स डायरेक्टली विद द फैक्टर इन द इम्पोर्टर्स कंट्री. मतलब इसमें एक्सपोर्ट फैक्टर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. एक्सपोर्टर सीधा किससे बात करेगा? इम्पोर्ट फैक्टर से, जो इम्पोर्टर की कंट्री में है. ठीक है. हु देन कैरीज ऑल द फंक्शंस. मतलब कौन कैरी करते हैं सारे फंक्शंस? इम्पोर्ट फैक्टर. वेरी गुड. इम्पोर्ट फैक्टर. कितना इजी है देखो, कितना सिंपल है. नाम से ही एक्चुअली सब समझ में आ जाता है, हेडिंग से. अब इसके टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग के एडवांटेजेस. इंटरनेशनल फैक्टरिंग के एडवांटेजेस हैं. किसके एडवांटेजेस हैं? इंटरनेशनल फैक्टरिंग. देखो, लोअर क्रेडिट रिस्क, क्योंकि सारा रिस्क फैक्टर के ऊपर होता है तो क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा. इंफॉर्मेशन ऑन करंट प्रोस्पेक्टिव फॉरेन क्लाइंट्स. फॉरेन क्लाइंट की आपको जानकारी नहीं है लेकिन फैक्टर को तो है ना, तो उसकी सारी जानकारी आप फैक्टर से ले सकते हो. ओवरकम्स कस्टम्स एंड लैंग्वेज इश्यूज. उनके कस्टम्स, उनके रिलीजन, उनके लैंग्वेज इश्यूज. आपको तो बात करनी नहीं आती है, ठीक है, स्पेनिश में नहीं बात करनी आती है, जर्मन में बात नहीं करनी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, हमको तो मराठी आती है. अब ये लैंग्वेज तो बाहर चलती नहीं है. स्पेनिश वाले को तो इंग्लिश समझेगी नहीं, जर्मन वाले को इंग्लिश समझेगी नहीं, फ्रेंच डच बोलने वाले को इंग्लिश नहीं समझती. तो उनके लैंग्वेजेस को भी इशू होते हैं, जो नहीं समझ में आती है उनकी बातें, तो वो फैक्टर क्लियर करके देता है. फैक्टर को जानकारी होती है. ठीक है. सिक्योर्ड बिजनेस एटमॉस्फेयर. सिक्योर्ड रहता है, बैड डेट्स कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सपोर्ट फैक्टर है जो मुझे सारी डीलिंग करके देगा. इस पे मुझे ट्रस्ट है कि वो उसको ही मुझे एक्सपोर्ट करने देगा जिसकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस जिसका अच्छा है. कोई ऐरी गैरी कंपनी को हम नहीं बेचेंगे गुड्स. ठीक है. फैक्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर मुझे कोई भी कंपनी को गुड्स नहीं बेचने देगा. आप ट्रस्ट करते हो एक्सपोर्ट फैक्टर के ऊपर. ठीक है. वैसे ही इम्पोर्ट फैक्टर के ऊपर ट्रस्ट करता है कि किसी भी कंपनी के गुड्स मैंने नहीं खरीदने, अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदने. ठीक है. तो किसी अच्छी कंपनी को मुझे किसी अच्छी कंपनी से कांटेक्ट करना है मुझे. सो इम्पोर्ट फैक्टर विल मेक अ अरेंजमेंट. लेस डॉक्यूमेंटेशन मीन्स आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो कम होते हैं इसमें. एंश्योर्स टाइमली कैश फ्लो. ये आपको मतलब इंश्योर करते हैं टाइमली कि कैश फ्लो बराबर टाइम से आपको पूरा पेमेंट मिल जाए. एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन मार्केट. मतलब आपकी जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में गुड्स बेचने के लिए नहीं है. आप लाइबल हो जाओगे, या फिर ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि आपकी कंपनी एक्सपैंड होगी. कैसे एक्सपैंड होगी? टू सेल द गुड्स टू द फॉरेन मार्केट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट फैक्टर एंड इम्पोर्ट फैक्टर. ठीक है. उनके हेल्प के जरिए आपकी कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, अलग अलग देशों में आप गुड्स बेच सकते हैं. ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स एंड इंसॉल्वेंसी, बिकॉज इसमें सेफ ट्रांजैक्शंस होते हैं. ठीक है. तो बैड डेट्स होने के चांसेस नहीं होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना बिना एक्सपोर्टर के होते हैं. अब ये तो टाइप्स तो हमने देख लिए. अब आते हैं, हो गया इंटरनेशनल फैक्टरिंग के ऊपर. अगर शॉर्ट नोट आएगा तो आई होप आपको पता है क्या क्या लिखना है. एडवांटेजेस हैं आपके पास, मीनिंग प्रोसेस है इंटरनेशनल फैक्टरिंग का. प्रोसेस के बाद आपके पास टाइप्स भी हैं. तो जितना बड़ा आंसर करना है कर सकते हैं. 15 मार्क्स के लिए आंसर आ गया तो आप सब लिख लो. प्रोसेस भी लिख दो, मीनिंग भी लिख दो, फिर उसके बाद टाइप्स लिख दो और एडवांटेजेस भी लिख दो. अगर आपका आंसर 10 मार्क्स के लिए आ गया तो प्रोसेस लिखकर फिर एडवांटेजेस लिख दो मीनिंग के साथ. हो गया 10 मार्क्स का आंसर. आंसर को कैसे छोटा करना है, कैसे बढ़ाना है, वो आपको आना चाहिए. ठीक है. मार्क्स पे डिपेंड करते हैं आपका आंसर कितना होना चाहिए. अब आ जाते हैं फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग में फर्क क्या है. ठीक है. फटाफट देख लेते हैं. पहले से ही हमको पता है, हमने शुरुआत ही इससे की थी कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है. बट अभी दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं. बिल सेपरेटली आप बेच सकते हैं, लेकिन फैक्टरिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा
क्या बोलते हैं, बुक डेट्स खरीदे जाते हैं एक साथ जिसकी प्री पेमेंट होती है। बिल्स डिस्काउंटिंग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वेरएज फैक्टरिंग में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर लेता है। किस चीज की? आपके सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन ऑफ डेट्स एक्सेट्रा। बिल्स डिस्काउंटिंग में देयर इज नो सच नोटिस ऑफ असाइनमेंट प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट। मतलब नोटिस नहीं दिया जाता कि आप इस दिन पे पेमेंट करें, टाइम पे पेमेंट करें, लेकिन फैक्टरिंग में होता है ऐसा। क्लाइंट को, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये ड्यू डेट आने वाली है, आप इस दिन पे करने वाले हैं, टाइम पे कर दीजिएगा। ठीक है। बिल्स डिस्काउंटिंग यूजुअली रिकोर्स के साथ होता है। ठीक है, लेकिन फैक्टरिंग तो रिकोर्स के साथ भी हो सकता है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इंडिया में वो रिकोर्स के साथ होता है। मैं आपको बता रही हूँ फैक्टरिंग हो तो सकता है ना विथ एंड विदाउट, वो अलग बात है। इंडिया में वो सिर्फ रिकोर्स के साथ चलाते हैं। अच्छा, अब बिल्स डिस्काउंटिंग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मतलब बैंक्स वगैरह जो भी बिल्स डिस्काउंट करते हैं, कैन गेट देयर बिल्स रीडिस्काउंटेड बिफोर दे मैच्योर फॉर द पेमेंट। अब बैंक्स भी रीडिस्काउंट कर सकती हैं वो बिल्स को, मतलब वापस किसी और को बेच सकती हैं और उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं किसी से। ठीक है, लेकिन फैक्टर में कभी ऐसा नहीं होता है। फैक्टर किसी को रीडिस्काउंट नहीं कर सकता, आगे किसी को बेच नहीं सकता है सारे बुक डेट्स, उसके पास ही होते हैं वो, और उसी को ही वसूल करने पड़ते हैं, और एडवांस उसी को ही देना पड़ेगा फैक्टर को। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फैक्टरिंग। मतलब फैक्टरिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, प्रोज मीन्स एडवांटेजेस, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। तो प्रोज क्या है इसके? रिसीव्ड कैश एज सुन एज ऑर्डर्स आर इनवॉइस्ड। जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला, मुझे कैश भी ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। बेशक बिल 3 महीने का है, बट मुझे कैश तो ऑन द स्पॉट मिल गई ना, क्योंकि 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 मुझे फैक्टर ने सारा पेमेंट एडवांस कर दिया। इम्प्रूव्स कैश साइकिल, मतलब मेरा कैश ब्लॉक नहीं है, 3-3, 4-4 महीने डेटर के हाथ में ब्लॉक नहीं है। वो फैक्टर का ब्लॉक होता है, बिजनेसमैन का तो ब्लॉक नहीं होता है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैड डेट्स इफ यू चूज नॉन रिकोर्स। नॉन रिकोर्स पे तो बैड डेट्स का बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को सारा पैसा मिल जाता है, बैड डेट्स के झंझट क्लाइंट को उठाना ही नहीं होता, वो फैक्टर देख लेगा। ठीक है, नॉन रिकोर्स में इनएक्सपेंसिव होता है, ये इनएक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट द डेट्स, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता ये फैक्टरिंग की सर्विसेज। और अभी दूसरा पहलू देखा जाए तो वो कहता है एक्सपेंसिव भी होता है। हाँ, ये एक्सपेंसिव होता है बिल्स डिस्काउंटिंग के कंपैरिजन से, क्योंकि फैक्टर की जो फीस होती है ना वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस का पूरा झमेला अपने सर पे ले रहा है ना, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके सर से ले रहा है, तो वो पैसे भी तो चार्ज करेगा थोड़ा ज्यादा। बिल डिस्काउंटिंग के कंपैरिजन में वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, हैम्पर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, मतलब थोड़ा, अभी देखो क्या हो जाता है ना, अगर मैं फैक्टर को नहीं रखूं तो मैं अपने कस्टमर के साथ कैसे चलूंगी? बड़े प्यार से, क्योंकि मुझे रहेगा ना कि कस्टमर कल फिर से मुझसे गुड्स खरीदे, तो मेरा जो रिलेशन रहेगा कस्टमर के साथ अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करूंगी मैं। I will try to maintain relationship with my customers smoothly, very nicely. I will behave with them very politely. I will have to behave that way, no? Because I want my customers to come back to me again, buy goods from me. तो मैं जब भी ट्रीट करूंगी कस्टमर्स को तो प्यार से करूंगी, लेकिन अगर फैक्टर करेगा तो थोड़ा थोड़ा वो अपना अपना वो कर सकता है ना, रूड भी बात कर सकता है, पैसा नहीं निकलेगा तो वो हैम्पर करता है रिलेशन को, खराब भी कर सकता है रिलेशंस को। किसके साथ? कस्टमर के रिलेशंस के साथ। ठीक है, एक्साइटिंग द अरेंजमेंट कैन बी सॉरी existing ये ना, मतलब ये बोल रहा है कि जो एग्जिट होता है ना, एग्जिट इन द अरेंजमेंट कैन बी डिफिकल्ट, मतलब जो अरेंजमेंट की गई है फैक्टर के साथ, उसको आपने अगर एक बार एंट्री ले ली तो एग्जिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? एग्जिट एग्जिट करना मतलब उस, एक बार आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लिया, तब उस आप एग्रीमेंट को बैक स्टेप नहीं लेकर पीछे नहीं हट सकते हैं, उसमें से एग्रीमेंट में से निकल नहीं सकते हैं आप एक बार एग्रीमेंट में आ गए तो। यस,
मतलब बैकआउट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? बैकआउट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अभी आगे देखिए बेनिफिट्स, ये थोड़ा डिटेल में बताया है, बेनिफिट्स सेम है वो ही, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट ले लीजिए, आप रीड कर लीजिए, मुझे बताइए कुछ डाउट्स हो तो हम क्लियर कर लेते। रीड किया बेनिफिट्स? मैम हाँ जी बेटा। ये सब्सिडरीज वाला पॉइंट समझाओ ना। सब्सिडरीज ऑफ वेरियस बैंक्स हैव बीन रेंडरिंग फैक्टरिंग सर्विसेज, मतलब बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी एक अलग सब्सिडरी ओपन कर दी है जस्ट टू प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज। मतलब बैंक्स भी अभी ओके इन्वॉल्व हुए हैं टू प्रोवाइड फैक्टरिंग सर्विसेज, और उन्होंने बिल्कुल अपना एक यूनिट ही अलग सेटअप कर दिया है कि वो अभी फैक्टरिंग सर्विसेज देखेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर दिए और वो पूरा यूनिट संभाल रहे हैं, दैट वे। ओके समझाओ, जैसे कि इंश्योरेंस में एक अलग यूनिट आ गया है बैंक्स के थ्रू, हाँ वैसे। हाँ, जैसे बैंक अश्योरेंस बोलते हैं ना, जिससे हाँ शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। और मैम ये इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, और उसके देखो नीचे वाला पॉइंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है ना, जब आपको ना किसी एक चीज में कोई एक ही बेनिफिट मिल रहा हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज में बहुत कुछ चीजें मिल रही हैं, बहुत एडवांटेजेस मिल रहे हो, ठीक है। तो कभी भी ओके। आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो उसमें सिर्फ एक चीज नहीं देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी भी लॉन्ग टर्म हो, और वो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा हो, और प्राइस भी ज्यादा ना हो, थोड़ा मिनिमम प्राइस हो, मीडियम प्राइस हो, बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। हाँ, सारे फैक्टर्स को देखते हैं। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव माने एक चीज में बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल होके मिल रही हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपको फैक्टरिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा चीजें मेक इट मेक्स अवेलेबल टू यू मेनी मेनी एडवांटेजेस, इट मेक्स अवेलेबल टू यू मेनी मेनी सर्विसेज, ओके टुगेदर, एज कम्पेयर टू बिल्स डिस्काउंटिंग। देखो बिल्स डिस्काउंटिंग में ना बैंक आपकी पूरा पूरा झंझट सर पे नहीं ले लेता है, ठीक है। आपका उस पर्टिकुलर एक बिल को रिलेटेड सिर्फ वो कस्टमर से पैसा वसूल करेगा, दैट्स इट। लेकिन फैक्टरिंग में तो बहुत सारी देखो है तो एक ही सर्विस फैक्टरिंग, लेकिन इस एक सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आपको जुड़ के पैकेज बन के मिल जाते हैं। आया समझ में? मतलब यस मैम। उनका टाइमिंग देखना, उनसे पैसा कलेक्ट करना, और बैड डेट्स नहीं होने देना, प्रोटेक्शन देना, क्रेडिट कंट्रोल करना, किस कस्टमर को कितना क्रेडिट पीरियड देने का वो डिसाइड करना, मतलब ये सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं, सिर्फ एक नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, ठीक है। समझा मैम। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स थे, ये तो पहले वाले ही हैं सारे, वही बेनिफिट्स हैं। इसमें कुछ डाउट है ये बेनिफिट्स में, तो वो भी क्लियर करूँ? नहीं मैम। है ना। देखो यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल पॉइंट लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट, द क्लाइंट कैन देयरफॉर कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स। क्योंकि आपके पास कैश आ गई ना, क्लाइंट के पास तो कैश ब्लॉक नहीं हुई ना, सारी की सारी कैश फैक्टर ने उसको पे कर दी 80% कैश, तो अब वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, प्लानिंग में, प्रोडक्शन में, सेल्स में, एक्सेट्रा। और मिनिमम चार्जेस होते हैं, बहुत मार्जिनल चार्जेस होते हैं, 1 to 1.5% किसी को कमीशन पे करना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये भी आपका बेनिफिट ही है ना कि इतनी कम चार्जेस पे आपको इतनी अच्छी फाइनेंशियल सर्विस मिलती है, ठीक है। और आपका क्रेडिट रेटिंग भी तो बढ़ जाता है, ये देखो, दिस विल इम्प्रूव योर क्रेडिट रेटिंग, ये फोर्थ वाला पॉइंट। क्योंकि आपके बैड डेट्स कम हो जाएंगे, बैड डेट्स कम मतलब गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो क्रेडिट रेटिंग्स आपकी बढ़ेंगी ना, ठीक है। यस मैम। चलिए बढ़िया, मतलब हमारा ना फैक्टरिंग हो गया। अब हमारा क्या बाकी है इस चैप्टर में? फॉरफेटिंग। अभी ना कहीं कहीं फॉरफेटिंग की स्पेलिंग ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ई लिखा हुआ है, वो गूगल पे ना ई एक्सेप्ट करता है, और बुक्स में ना फॉरफेटिंग ए लिखा हुआ है, ठीक है।
ठीक ही है, दोनों ऐसा गलत नहीं है। चलो हम है ना अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, आपके दिमाग में अभी नहीं जाएगा, ठीक है। आप रिवीजन कीजिए फॉर सॉरी फैक्टरिंग का रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे फॉरफिटिंग। कल है मेरा लेक्चर, कल है ना? यस मैम। हाँ, तो कल हम शुरू करेंगे फॉरफिटिंग के साथ। ओके, चलो बाय एवरीबॉडी। बाय मैम, थैंक यू। बाय बेटा, मोस्ट वेलकम। और रिवीजन करते रहिए एंड टेक केयर। ओके, बाय एवरीवन।